मॉर्निंग, नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड अर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया रोग दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आज विश्व गठिया रोग दिवस के परिप्रेक्ष्य में गठिया रोग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग गठिया रोग का इलाज, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन पद्धति एवं दवाओं की उपयोगिता एवं गठिया जोड़ों एवं शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रभाव पर जानकारी दी जाएगी। आज हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व खरे सर अवेलेबल है, जो कि कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट थे भोपाल के अंदर। सर पिछले 10 वर्षों से अपनी सेवाएं रूमेटोलॉजी के फील्ड में दे रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपूर्व खरे सर को रिक्वेस्ट करूंगा सारे ऑडियंस को गाइड करने के लिए। और मैं आखिरी में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप में किसी को भी जो भी प्रश्न पूछना है, आपके चैट बॉक्स में आप प्रश्न टाइप करके डाल सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के टाइम पे डॉक्टर अपूर्व खर सर द्वारा सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टीम गाइड करने के लिए ऑडियंस को, प्लीज सर। धन्यवाद लोकेन। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अपूर्व खरे। आज इस गठिया पर परिचर्चा, गठिया दिवस, विश्व गठिया दिवस के उपलक्ष्य में गठिया पर परिचर्चा में मैं कुछ गठिया से संबंधित कुछ जरूरी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें जो है मददगार, हेल्पफुल लगेंगी। अब पहले तो सबसे पहले मैं आपको जो रूमेटोलॉजिस्ट है, रूमेटोलॉजी ब्रांच है मेडिसिन की, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, पिछले कई वर्षों से मेडिकल साइंस जो है उसने काफी तरक्की की है। जो हार्ट के डॉक्टर अलग हो गए हैं, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगर ब्रेन में और नसों में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है। वैसे थायराइड, डायबिटीज के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जाना पड़ता है। तो पिछले 25-30 सालों में एक मेडिसिन की नई ब्रांच जो है डेवलप हुई है, जो जिसके डॉक्टर आपके केवल जोड़ों और जोड़ों से संबंधित जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका इलाज और उनका परामर्श करते हैं। तो इस ब्रांच को रोमेटोलॉजी कहा जाता है और ऐसे डॉक्टर्स को रोमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस एक्चुअली बहुत बड़ा टर्म है जो कि हम लोग यूज करते हैं। जोड़ों में कुछ भी समस्या हो तो उसको हम आर्थराइटिस ही बोल देते हैं। आज से 20-25 साल पहले ये सही होता, लेकिन अब क्योंकि हमें पता, जैसे जैसे हमें आर्थराइटिस के अंदरूनी सच्चाइयों के बारे में पता चलता जा रहा है, तो आज की डेट में आर्थराइटिस करीब 125 से 130 150 किस्म के आर्थराइटिस पाए जाते हैं, होते हैं। तो सिर्फ जोड़ों के दर्द को या हाथ पैरों के दर्द को आर्थराइटिस कह देना या गठिया कह देना ही पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। अब जो गठिया होता है उसको जोड़ों के दर्द होते हैं। जोड़ों के दर्द को तो ऑब्वियसली हम गठिया ही बोलेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जोड़ों के आसपास होते हैं, जैसे कि आपके हो गए मसल्स, हो गई टेंडन्स, हो गए। ये सब जो है आपकी मांसपेशियों को जोड़ों और उसके आसपास जो बोन होती है उससे अटैच करके रखते हैं। तो उनमें भी अगर मान लीजिए कुछ दर्द होता है या खराबी होती है या सूजन आती है तो उसका दर्द भी हमें जोड़ों के दर्द की तरह ही लगता है। तो वो भी हमें गठिया के दर्द की तरह ही महसूस होता है, लेकिन सच्चाई में वो गठिया होता नहीं है। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से जो है इलाज में काफी हद तक चेंज आ जाता है। तो जो गठिया का इलाज है वो जो ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म बोलते हैं इसको, जो गठिया की तरह ही दर्द होता है, उसमें इलाज कारगर नहीं होता है। फिर एक तरह का गठिया होता है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये भी एक तरह का शरीर के जो इम्यून सिस्टम है इससे संबंधित ही ये रोग है। आर्थराइटिस में जो है जिसको हम सूजन वाला गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें इम्यून सिस्टम जो है हमारे जोड़ों में जाके तकलीफ पैदा करता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी उसी टाइप की चीज है, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जोड़ों से हटके और भी कई जगह पर जाकर, जैसे हमारे लंग्स हो गए, लिवर हो गए, हमारा ब्रेन हो गया, इन सब में भी जाकर प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा टर्म है और आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं है। आर्थराइटिस के दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
जो कि हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के रूप में पढ़ते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, वो भी जिसके कि मरीज जोड़ों में दर्द के साथ ही प्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर भाई गठिया किसको हो सकता है। जैसा कि अभी तक हम, जैसे मैंने बताया कि आपको 25-30 साल पहले तक हम समझते थे कि गठिया सिर्फ बुजुर्गों को होता है या बुढ़ापे का रोग है। तो आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बच्चों को भी जोड़ों में दर्द रहता है, जवानों को भी रहता है, बुजुर्ग बुढ़ापे में भी रहता है। तो अब इन सब चीजों के कई कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है कि हमारी आजकल जो जीवन शैली है, हमारी जीवन पद्धति है, वो काफी भागदौड़ भरी हो गई है। हम लोग अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं। दौड़ भाग करना, जो काम मतलब कठिन काम है, मतलब जोड़ों की बिना परवाह किए या शरीर की बिना परवाह किए हम अपने दौड़ धूप में लगे रहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। गठिया रोग आजकल जो जल्दी मिलता है, जो पहले हमको जो 60 साल की उम्र में मिलता था, अब आजकल हो सकता है 40-45 साल में मिलने लगे। तो ये कुछ कारण है। हालांकि गठिया का एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं है अभी तक, लेकिन गठिया से संबंधित कुछ हाइपोथेसिस या कुछ कहना चाहिए कुछ थ्योरीज हमारे सामने आई हैं, जिसमें एक थ्योरी बोलती है कि कुछ तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कि गठिया हो सकता है। कुछ एक वायरल इन्फेक्शन होता है पार्वो वायरस करके, जो कि बच्चों में और एडोलसेंट लोगों में उल्टी दस्त वगैरह पैदा करता है। तो बाद में यही वायरस जोड़ों में बैठ जाता है और बाद में आर्थराइटिस के सिम्टम्स पैदा करता है। तो ये कारण ये हो गया। दूसरा, कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज होते हैं, जो कि आपको अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में, आपके परिवार में किसी को गठिया है, तो वो जो है कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जाके उस सोए हुए फैमिली हिस्ट्री को जगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी परिवार में किसी आपके मान लीजिए ग्रैंडफादर को गठिया है, और आपके अंदर भी वही जीन्स आए हैं। तो जैसे आजकल की मैंने बताया, आजकल दौड़ धूप वाली जिंदगी हो गई है, पॉल्यूशन, इन्फेक्शन, इन सब के चलते हुए वो जो जीन्स है वो एक्टिव हो जाता है, और हमें पूरी तरह से जो है गठिया रोग को देखने को मिलता है मरीज में। और उसके बाद और फिर ये है कि मतलब ये गठिया रोग जो है 3 तरह की उम्र के वर्ग में रफली डिवाइड करते हैं। जैसे कि अब हो गए आपके बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर के 19-20 साल की उम्र तक एक तरह का गठिया पाया जाता है। फिर 20 साल की उम्र से लेकर 45-50 साल की उम्र में जो है गठिया की वैरायटी चेंज हो जाती है, जिसको कि हम सूजन वाला गठिया या रूमेटोइड आर्थराइटिस बोलते हैं। फिर 50 से 70 साल की उम्र में दूसरा गठिया बोलते हैं, जिसको कि हम बिना सूजन वाला गठिया या उम्र का गठिया बोलते हैं, जिसको कि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस भी बोला जाता है। वो मैं आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि आजकल ऐसा कुछ नहीं रह गया है क्राइटेरिया कि भाई गठिया सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों को होता है या सिर्फ बुजुर्गों को होता है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये हो सकता है कि आजकल जो है गठिया के प्रति अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, तो लोग थोड़े से जरा सा जॉइंट में दर्द होता है तो डॉक्टर को दिखाना पसंद करते हैं। तो इससे क्या है, गठिया जो शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाता है, इसके केसेस काफी बढ़ रहे हैं आजकल। अब कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। हालांकि ऐसा अगर मान लीजिए आपके आप में फैमिली हिस्ट्री है या आपके परिवार में किसी को गठिया है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा विशेष प्रिकॉशन आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज हो गए, जैसे कि आपको धूल धक्कड़ में कम जाएं, थोड़ा योगा करें, व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, अपना वजन कम कंट्रोल में रखें। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जिससे कि आप अपने गठिया के जीन्स को दबा के रख सकते हैं, उसको आप मतलब जल्दी उभर के आने से रोक सकते हैं। अब गठिया देखिए, बेसिकली जो गठिया हमें देखने को मिलता है, वैसे तो जैसे मैंने बताया आपको करीब 150 प्रकार का गठिया होता है। लेकिन कुछ गठिया होते हैं जो कि हमें बड़े कॉमन देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि एक होता है रोमेटोइड आर्थराइटिस, जिसको कि हम बोलते हैं सूजन वाला गठिया, या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ पैरों जोड़ों में सूजन आती है, जिसके कारण से हमारे जोड़ नष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरह का गठिया होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र का गठिया जिसको हम बोलते हैं। उसमें सूजन नहीं होती है, लेकिन और ये शरीर के जो बड़े जोड़ होते हैं, जिनमें हम अपना सारा वजन डालते हैं, उसका गठिया कहलाता है ये। और जो कि आगे चल के हमें काफी प्रॉब्लम कर सकता है हमारे लिए। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूंगा। ऊपर का स्लाइड, स्लाइड शो कैसे जाएगा? हाँ, अब ये देखिए, ये पहले दो चित्र में आप देख रहे हैं। पहले दो चित्र में देखिए, ये जोड़ जो दिख रहे हैं आपको, इधर वाले पोर, जिसको हम उंगलियों के पोर कहते हैं, इसमें सूजन। और ये जो कलर चेंज आप देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ की स्किन वाइट है, लेकिन यहाँ की जो जोड़ों के ऊपर की चमड़ी है, ये सूजन आके थोड़ी सी कालापन आ गया है यहाँ पे, देखिए, है ना? ये देखिए, और थोड़ी सूजन भी आपको दिख रही है। तो ये जो है, इसको कहते हैं शुरुआती लक्षण, शुरुआती गठिया बोलते हैं, या अर्ली आर्थराइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही हमारा सबसे जो अर्ली आर्थराइटिस की स्टेज होती है, यही हमारे पास सबसे उचित समय होता है कि हम डॉक्टर से जाके मिलें और इसका इलाज शुरू करवाएं। क्योंकि गठिया जो एक ऐसी चीज है कि एक बार आपके जोड़ों का डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, या जोड़ों का आपका नष्ट होना शुरू हो गया, तो फिर ये रोकने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ये आप देखिए, उंगलियों के साथ साथ, हाथ की उंगलियों के साथ साथ पैरों की उंगलियों के जोड़ देखिए आप, है ना? यहाँ पैरों की उंगलियों में थोड़ा, यहाँ पे भी सूजन है आपको, ये भी यहाँ पे भी सूजन है ना? अब इसका जो देखिए, अब ये फ्यूचर है। अगर मान लीजिए इस स्टेज में आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, इस एज में आपने प्रॉपर उसका इलाज नहीं करवाया, और या डॉक्टर से नहीं मिले, बाद में 15 साल करीब बाद आपके हाथों की हालत ये हो सकती है, जिसमें कि ये देखिए आप, ये हड्डियों का बड़ा बड़ा होना, जोड़ों की हड्डियों के ऊपर बड़ी हो गई हैं, बस उंगलियों का टेढ़ापन हो गया है। तो इन हाथों से आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। वैसे पैरों का देखिए, ये अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है, और ये लेट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है। तो अर्ली स्टेज में तो फिर भी आप चल फिर सकते हैं। लेट स्टेज में देखिए, आपकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, यहाँ पे देखिए हड्डी बढ़ गई है, इधर की हड्डियां ये देखिए, ये सारी हड्डियां, ये टखने की हड्डियां, ये सारी बढ़ी हुई हैं। तो इससे क्या, आदमी को चलने फिरने में मुश्किल होती है, और वो अपने कुछ काम ढंग से नहीं कर पाता है। ये देखिए, इसी चीज की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पिक्चर्स। ये आर्थराइटिस देखिए, एडवांस्ड आर्थराइटिस इसको बोलते हैं। तो इस केस में ये जो आपको छोटे छोटे जो गिल्टियां टाइप की दिख रही हैं जोड़ों के ऊपर, ये एक्चुअली क्या, इसको रोमेटॉइड नोड्यूल्स बोला जाता है। तो ये क्या है कि इस बात को संकेत करते हैं कि आपकी आर्थराइटिस बढ़ रही है, और जिन 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 जगह आपको ज्यादा घर्षण होता है, या जिन जोड़ों से आप ज्यादा काम करते हैं, उनके ऊपर ये गठान पाई जाती है। करीब 30 से 40% आर्थराइटिस के पेशेंटों में ये मिलती है। ये देखिए पूरे हाथ की फोटो, इसमें यहाँ पे उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, प्लस कलाई का जोड़ खराब हो रहा है, प्लस एल्बो जो है ये, यहाँ देखिए ये हड्डी बड़ी हो गई है, और ये एल्बो अपनी जगह से मुड़ नहीं रही है। तो इस तरह के हाथ जो है किसी काम के नहीं होते हैं। मतलब आप इनसे क्या है कि बहुत ही मुश्किल से जो भी आप काम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो बहुत परेशानी की बात है। ये देखिए, इसी का आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो हड्डियां ऑब्वियसली बड़ी हो गई हैं, तो जो हड्डी ये आ रही है इधर पे, यहाँ आके जो उसका रुख टेढ़ा हो गया है, फिर ये वाला जो छोटा जोड़ होता है, इधर पे भी सूजन है, तो ये हड्डी और टेढ़ी हो रही है। इसको हम कहते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। मतलब जो जैसे हंस होता है ना, हंस, उसकी गर्दन जैसी टेढ़ी होती है ना, उसी तरह से हमारे हाथ भी टेढ़े हो जाते हैं। तो ये काफी कष्टदायक, काफी पेनफुल स्टेज है। अब कुछ स्लाइड में आपको कुछ ये देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये आपके आर्थराइटिस से संबंधित थोड़ी स्टेजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्या है कि अब ये देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्मल और हेल्दी जोड़ दिख रहा है। इसमें सब चीजें नॉर्मल है। ये आपकी मसल्स हो गई, मांसपेशियां, ये यहाँ पे जोड़ पे जुड़ रही है आके, ये नॉर्मल जोड़ है। ये हालांकि उंगली का जोड़ है ये,
है ना, ये टेंडन्स जिससे कि मसल्स जो है आपस में हड्डी से जुड़ती हैं आके, प्लस ये भीतर की गद्दी या भीतर का कार्टिलेज होगा जोड़ों का। गद्दी का हमारा फंक्शन क्या है कि वो जब हम जोड़ से काम करते हैं तो जोड़ों को आराम से मोड़ने में हमारी मदद करती है। प्लस ये लाल रंग का देख रहे हैं, ये साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। इसको कहना चाहिए कि हम ये जो एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे जोड़ों को न्यूट्रिशन देता है, उसकी देखभाल करता है और जोड़ों को आराम से मुड़ने में हेल्प करता है। अब ये देखिए साइनोवाइटिस मतलब जो है, जो ये झिल्ली है जहाँ पे जिसमें ये फ्लूइड कैद रहता है, उसकी सूजन को हम साइनोवाइटिस कहते हैं। जिसको कहना चाहिए पानी का थैला, ओके, उसमें सूजन आ जाती है। तो सूजन आ गई तो ये स्टेज है जिसमें हम इलाज शुरू करना चाहेंगे मरीज का। तो इस स्टेज में अगर इलाज शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है पेशेंट को। ये स्टेज 2 हो गई या स्टेज 1 ही हो गई, स्टेज 1 हो गई क्योंकि ये नॉर्मल ज्वाइंट है। ये आर्थराइटिस की स्टेज 1 है जहाँ पे सिर्फ सूजन मिलती है आपको और कुछ नहीं मिलता है। जो पानी का थैला है इस पे सूजन आ जाती है। अब धीरे धीरे ये सूजन बढ़ती जाती है, आपने इलाज नहीं कराया ढंग से, सूजन बढ़ती जा रही तो उस जो उंगली का जोड़ है जिसपे कि बार बार आप मूवमेंट करते हो, वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, है ना, ये हड्डी में छेद हो गए या हड्डी भुरभुरी हो रही है इधर की। क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो सूजन है यहाँ पे, और दूसरा जो सूजन के कारण जो है पानी का अमाउंट जो है अंदर वो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप जोड़ का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, वैसी वैसी आपके जोड़ में डैमेज होता जाएगा। तो धीरे धीरे जोड़ के साथ साथ एक कार्टिलेज जो है बीच का गद्दी, उसमें भी डैमेज होने लगता है। ये देखिए कार्टिलेज में भी डैमेज होना शुरू हो गया। अगली स्टेज क्या होती है? ये देखिए, ये पानी का थैले में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है सूजन के कारण, है ना। तो बिल्कुल पानी खत्म हो गया तो यहाँ का कार्टिलेज भी करीब करीब खत्म ही हो गया है और ये आपस में मिल गया है। तो इससे क्या होता है कि जोड़ बिल्कुल अकड़ जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, आप उससे कुछ काम नहीं कर सकते। और बिल्कुल जब तक आप बिल्कुल उसकी दर्द निवारक दवाएं या कुछ पानी में, गर्म पानी में हाथ डाल के उंगलियां ना चलाएं, तब तक आप उंगलियां अपनी मोड़ नहीं सकते हैं। फिर ये आखिरी स्टेज होती है जिसको कि बोनी एंकाइलोसिस कहते हैं, मतलब जो हड्डियां आपस में मिल गई, बीच का जो एक कार्टिलेज है खत्म हो गया है और ये हड्डियां आपस में मिल गई। तो इसमें आपका जो ज्वाइंट का मूवमेंट है वो काफी पेनफुल हो जाता है, बहुत दर्द होता है आपको अपनी उंगलियां मूव करने में। अब ये तो हो गया आपका, जो ये तो थे जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी सारे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं, ठीक है ना। रोमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब सूजन वाला गठिया, जो कि यंग एज बच्चों में भी होता है और मिडिल एज अप टू 50 ईयर्स भी ये कॉमन पाया जाता है। तो इसलिए जो यंग एज के जो पेशेंट है जिनमें की आर्थराइटिस की शिकायत होती है, तो उनमें ये गठिया हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि अपने जोड़ों के दर्द को हमको निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अब दूसरे आ जाइए, आप दूसरे प्रकार के आर्थराइटिस जिसको कि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये गठिया होता है जो कि बिना सूजन का होता है, इसमें सूजन नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। पानी के थैले में सूजन आ जाती है, पानी की झिल्ली में सूजन आती है, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती, इसमें सूजन नहीं होती। बल्कि इसमें क्या होता है, जोड़ तो इसमें भी खराब होता है, लेकिन ये जो पहली बात तो ये बीमारी जो है ये बुजुर्गों की है। ये यंग एज में बहुत ही कम, 45 साल के पहले, 50 साल के पहले बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। तो जनरली किन में होती है? जनरली जो बहुत ज्यादा जिनका वजन होता है, अपने जवान दिनों में जो कि बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, या जो एथलीट होते हैं जो कि बहुत दौड़ भाग, मतलब रनिंग वगैरह बहुत करते हैं, और या फिर जिनको डायबिटीज होती है, अ, या थायराइड की बीमारियां होती हैं, इस तरह से होता है। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है, मतलब इसको जो है जीवन पद्धति से हमारी बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है। तो इसमें क्या है कि जो जनरली जो जैसे कि हमने देखा कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में छोटे जोड़ जैसे कि उंगलियों के जोड़ इफेक्टेड होते हैं, इसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस में बड़े जोड़ जैसे कि घुटने का जोड़ हो गया, कंधे का जोड़ हो गया, कमर का जोड़ हो गया। तो इन जोड़ों पे जो जहाँ पे हम जिन जोड़ों से हम ज्यादा काम करते हैं, जैसे कंधे का जोड़ हो गया, या जिन जोड़ों पे हमारे शरीर का वजन पड़ता है, जैसे कि घुटने का जोड़ हो गया, कमर का जोड़ हो गया, टखने का जोड़ हो गया। तो ये जोड़ क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा वजन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा वजन आप जोड़ों पर डालेंगे, जोड़ उतनी जल्दी खराब होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। प्लस बीमारियां जैसे डायबिटीज हो गई, आपकी थायराइड की बीमारी हो गई, इनमें क्या है कि आपकी
जो शुगर, बढ़ी हुई शुगर है, उसके कारण से किसी ना किसी तरह से आपकी हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी आती आती है। तो आगे चल के आपको ये परेशानी जो जो आपको 65 साल में डेवलप होने चाहिए थी, हो सकता है आपको 55 साल में डेवलप हो जाए। तो ये अर्ली ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। ये देखिए आप, ये आपका बिल्कुल हेल्दी जॉइंट है, बिल्कुल स्वस्थ जॉइंट है, इसमें चमक अलग ही दिख रही है आपको। और ये जॉइंट जो है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला जॉइंट है। ये देखिए कितना ज्यादा डैमेज हुआ पड़ा है इसमें, अंदर की जो कार्टिलेज ये है भी बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब है कि उम्र के साथ साथ, देखिए उम्र के साथ साथ जो जोड़ों का पानी है, जो जोड़ों का जो झिल्ली के आसपास पानी जमा है, वो तो सबका कम होता है। लेकिन जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो गई, आपका ज्यादा वजन हो गया, डायबिटिक के मरीज हो गए, इनमें ये चीजें चेंजेस जल्दी आते हैं। तो 65 साल के बदले हो सकता है 55 साल में ही आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाए। तो ये जो है, इसमें सूजन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, लेकिन हड्डियों का बढ़ना, ज्यादा काम करने पे आपके जोड़ों में दर्द होना, फिर रात को जब आप बिस्तर पे सोने जाएंगे तो आपके जोड़ों में अकड़न, तकलीफ, ये रहना, ये सब आपको ज्यादा हो सकता है। जनरली इसमें इसमें वेट बेयरिंग जॉइंट्स या शरीर के भार जिस पे पड़ते हैं वो जॉइंट्स देखे जाते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आर्थराइटिस है पेशेंट को, लेकिन वो सिर्फ एक या दो ही ऑर्गन्स तक लिमिटेड रहती है। जैसे कि अब ये देखिए आप, इनमें आर्थराइटिस है लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस लेकिन सिर्फ हाथों में है। इसको हम हैंड ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें ये देखिए आपकी जोड़ों की हड्डियां आपको बढ़ी हुई दिख रही हैं, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन इसमें आपको सूजन कहीं भी नहीं दिखेगी, सिर्फ हड्डियों का बड़ापन दिखेगा, है ना। ये सारे लोग जो हैं बड़ी उम्र के होते हैं, और हड्डियों का बढ़ना और सूजन का ना होना, ये तीन चीजें हैं जो कि आपको रोमेटोइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में डिफरेंट करती है। ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास काफी भाई और बहनें हमारे पास आते हैं, जिनको कि कमर की हड्डी का गठिया होता है, जिसको कि हम ऑस्टियो आर्थराइटिस हिप कहते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये सूजन वाला गठिया में भी होता है, जिसको कि हम एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, लेकिन उसका हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये सब हम उमर की गठिया का, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप का होता है। ये देखिए इस पिक्चर में देखिए, ये हिप जॉइंट है हमारा, ये पूरा खराब हो गया है ना। ये खराब हो गया, इसकी हड्डी और जो कार्टिलेज है वो काफी हद तक डैमेज हो गया। तो जो हमारे पैरों की नसें हैं, वो सारी जो छेद दिख रहे हैं आपको, सेक्रल सेक्रल बोन्स जो कहलाते हैं, इनके और जोड़ों के आसपास से ही सारी नसें निकलती हैं हमारी। तो इन पे दबाव पड़ता है, तो इस यहाँ का दर्द जो है हमें पैरों में महसूस होता है। ये देखिए, इसको हम कहते हैं रिफर्ड पेन। तो ये दर्द आगे की तरफ भी जा सकता है, ये दर्द पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो हालांकि दर्द आपको पैर में हो रहा है, लेकिन जो उसकी खराबी है वो जो है आपके कमर के जोड़ में है। ये देखिए, कमर के जोड़ में अब कितना दर्द जाता है, इसका डिपेंड डिपेंड करता है कि आपकी नसें कितनी ज्यादा और कौन सी नस दब रही है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान होती है। अब ये देखिए, मैं और आसान तरीके से आपको समझाता हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटोइड आर्थराइटिस के डिफरेंस क्या होते हैं। एक तरफ देखिए, आपको नीले रंग से बताया गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र का गठिया, जो बिना सूजन वाला गठिया। इस साइड आपको बताया गया है रोमेटोइड आर्थराइटिस, जो कि सूजन वाला गठिया होता है, इसलिए इसको लाल रंग से दिखाया गया है। ठीक है ना। ये देखिए, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हड्डी और कार्टिलेज जो बीच की गद्दी होती है, इसका नुकसान हो जाता है समय के चलते। ठीक है ना। लेकिन सूजन कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपको ये सूजन दिख रही है, ये लाल रंग की सूजन दिख रही है, इसके चलते कार्टिलेज का नुकसान होता है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, सूजन का गठिया और बिना सूजन का गठिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है डीजेनरेटिव डिजीज, मतलब डीजेनरेटिव मतलब टाइम के साथ साथ आपका जोड़ खराब होता है। रूमेटोइड आर्थराइटिस होती है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपके शरीर का जो जोड़ है उसकी झिल्ली में सूजन आती है, इसका कारण हमको पता नहीं है, और सूजन के कारण ही जोड़ खत्म होता है। फिर सूजन वाला जो गठिया, जो रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है, उसमें आपको मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह जब आप उठेंगे तो आपके जोड़ों में अकड़न रहेगी बहुत ज्यादा, जो कि 30 मिनट से ज्यादा रहेगी। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, 30 मिनट से कम आपको सूजन रहेगी। इस रोमेटोइड आर्थराइटिस में आपको देखिए, ये आपके जोड़ जो हैं, ये दोनों दोनों तरफ के, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के जोड़
बिल्कुल बराबर बराबर इफेक्टेड है ना। ये दोनों कंधे हो गए, दोनों एल्बोज हो गई, हाथों के सब जोड़ इकट्ठे इफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना। बल्कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए, हाथ के 4 जोड़, फिर एक एक अंगूठे का जोड़, ठीक है ना, कमर का जोड़, बीच के कोई जोड़ नहीं, है ना, फिर गर्दन का जोड़, ऐसे मतलब कुछ वो जोड़ यहाँ और कुछ जोड़ वहाँ इफेक्ट होते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी का वजन ज्यादा पड़ता है। तो ये बहुत दोनों में क्लासिकल डिफरेंस है। और उम्र का तो है ही इसमें, ये रिलेटिवली यंग पेशेंट्स में होता है, और ये 55 से 70 साल की उम्र के बीच में ये वाला आर्थराइटिस होता है। अब और भी तरह के गठिया होते हैं इसके अलावा, जैसे कि एक ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये देखिए स्किन में सोरियासिस का लीजन है इसका। तो पेशेंट से आपको पूछना पड़ेगा कि भाई, जोड़ों में दर्द के पेशेंट से पूछोगे आपके आपके चमड़ी में कोई चकत्ते या ऐसा कुछ तो नहीं पड़ता है, तो अगर बोलेगा हाँ, तो आपको फिर सोरियासिस के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आगे चल के जिसका इलाज ढंग से नहीं किया जाए तो वो जोड़ों की तकलीफ पैदा करती है, जिसको कि सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए इसमें एक उंगली में आपको सूजन दिखाई दे रही है, बीच वाली उंगली में, है ना, बाकी सारी उंगलियां ठीक है। तो ये जो इसको जो होता है, इसको सॉसेज डिजिट या डेक्टाइलाइटिस बोलता है। तो ये फीचर है कि आपके कमर की हड्डी या आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है ना। तो अब भाई आप पेशेंट पेशेंट आया डॉक्टर के पास कि भाई मेरी उंगली में बार बार सूजन आती है, इसमें पैर की उंगली में, तो डॉक्टर आपको कमर का एक्सरे कराने को बोलता है, बोलते तो आप ऑब्वियसली आप भी सोचेंगे कि भाई तकलीफ तो मेरी उंगली में है, लेकिन मेरे को कमर की एक्सरे या कमर की जांच क्यों करानी है। तो उसका जवाब ये है कि ये ऐसी सूजन जो है आपको कमर की हड्डी का गठिया, जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जो कि सूजन वाला गठिया होता है कमर का, उसमें ऐसी सूजन मिलती है जिसको कि डेक्टाइलाइटिस बोला जाता है। अब ये देखिए क्लासिकल पिक्चर है गाउट। गाउट मतलब जिसको बोलते हैं हम, ये भी एक सूजन वाला गठिया होता है, जो कि यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, यूरिक एसिड के शरीर में अधिकता के कारण ये पाया जाता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जो यूरिक एसिड होता है शरीर का, वो जाके आपके जोड़ों में जमा हो जाता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल्स बन के जोड़ों में जमा हो जाता है। तो इसलिए बार बार वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, बार बार जैसे कि कोई आपको मैं फिजिकल आपने जो फिजिकल या मेंटल आपको स्ट्रेस हो गया, या कोई खाने पीने में आपके प्रोटीन ज्यादा आ गया, अ, अ, या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या बीमारी या ऐसा कुछ हो गया, तो इसमें क्रिस्टल्स बनना बढ़ जाते हैं और आपके जोड़ में जमा हो जाते हैं। तो हालांकि और भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन ये जो है अंगूठे का जो पहला जोड़ है, यहाँ पे करीब 70%, 100 में से 70 लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे होती है। इसमें आपको अचानक ही सुबह के करीब 3-4 बजे तक अचानक ही घुटने अंगूठे में बहुत तेज दर्द उठेगा, अंगूठा सूज के लाल हो जाता है एकदम, आप हिला नहीं सकते उसको। और ये अपने आप ठीक भी हो जाता है इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, आपके जो गठिया के अटैक्स हैं वो कम, पहले जैसे 1 महीने में एक बार हो रहा था, फिर हफ्ते में एक बार होने लगेगा, 3 दिन में एक बार होने लगेगा, ऐसे करते हुए फिर जोड़ों में आपके परमानेंट सूजन आ जाती है, जिसको कि हम गाउटी टोफाई बोलते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए, ये भी डायग्राम जो है इसी पेशेंट का है। ये देखिए सोरियासिस है इसको। अब सोरिया, ये इसके नाखून देखिए आप कैसे अजीब से काले काले से, जैसे किसी ने अलग कर दिया हो, चूहे चूहे ने कुतर दिया हो। इसको मॉथ ईटन अपीयरेंस ऑफ द नेल कहते हैं। ये देखिए एक उंगली में यहाँ सूजन है, जैसे यहाँ पे ये सूजन दिख रहे हैं आप, वैसे इस उंगली में भी यहाँ सूजन है। फिर बीच में आपको ये डेक्टाइलाइटिस टिपिकल सॉसेज डिजीज जिसको मैंने अभी बताया था, ये है। प्लस ये इसको कहते हैं सोरियाटिक नेल्स, ठीक है ना। तो अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है आपके पास, अब उसके नाखून दिखते हैं आपको कि इस तरह के नाखून है उसके, उंगली में एक आध सूजन आ रही है, तो आप हमेशा सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको कमर की हड्डी का गठिया या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस भी एक प्रकार का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है, कमर का हड्डी का गठिया बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गठिया होते हैं, जो कि कई गठिया जो है छोटे छोटे क्लिनिकल साइंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसको हमें पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आप जब जाओगे तो जोड़ों में दर्द है तो सिर्फ ये मत समझिए कि आपके सिर्फ जोड़ों में ही तकलीफ है। हो सकता है तकलीफ आपको कोई इधर उधर के स्ट्रक्चर्स में हो, जो कि आपके
जोड़ों को मैनिफेस्ट कर रहा हो। अब बहुत बड़ा सवाल आता है, बल्कि समझ लीजिए 100 में से 100 पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि खाने पीने में क्या परहेज करना है, या खाने पीने का गठिया से क्या संबंध है। वेल देखिए, कुछ तरह के गठिया होते हैं, जैसे आपका हो गया गाउट, इसका जो क्लियर संबंध है वो खाने पीने से है। क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे खाने में, ज्यादा नॉनवेज खाएंगे, या ज्यादा दालें, सोयाबीन, पल्सेस जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, या मांस हो गया, जैसे कि आप लाल मांस जिसको बोलते हैं, रेड मीट, जो कि मटन हो गया, जैसे या सी फूड हो गया, इन सबको खाने से आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। चिकन हो गया, मछली हो गई, ये सब आप खा सकते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता तो है, लेकिन कम मात्रा में होता है। अब ये कुछ खाने के चित्र मैंने आपको दिखाया है, ये कुछ खाने इसमें से, जैसे देखिए आप ये यहाँ पे देखिए, चेरी हो गई, मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाता हूँ इसको। ये हो गया, अब यहाँ पे चेरीज हो गई, है ना, ये आपके टमाटर हो गए। तो ये जो क्या होता है, ये आप गाउट में भी खाएंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है। तो दूसरे खाने हो गए, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं, जैसे बैगन हो गया, है ना, फूल गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ये गाजरें हो गई, ये सब जो होता है, ये और ये मशरूम हो गए, ये सब होता है जो ये हेल्दी, ये जो नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड्स कहलाते हैं, मतलब ये सूजन को कम रखते हैं आपके। तो जब भी आपको आर्थराइटिस, मतलब जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस समझ लीजिए किसी को है, तो खाने में इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। ये मुनगा हो गया, जिसको कि ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, तो इन सब चीजों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर, स्ट्रॉबेरीज हो गई, इन ये सब चीजों के खाने से में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से आप किसी हद तक, अब मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कहूंगा, लेकिन किसी हद तक आप जोड़ों की सूजन को कम कर सकते हैं। अब ये गठिया जो है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जोड़ों के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया है, हार्ट हो गया, है ना, लंग्स हो गए, आंखें हो गई, आपकी ये प्लूरा, जो जिसको कि लंग्स की कवरिंग होती है, प्लूरा हो गया, फिर ये आपके पैरों की नसें हो गई, है ना, ये आपकी चमड़ी हो गई, मतलब करीब करीब सारे ही ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, किडनी हो गई, सारे ही ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि गठिया में आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जोड़ों के साथ साथ गठिया और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। अब ये कुछ एक डायग्राम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा इसको समझाऊंगा। देखिए, जैसे हमारे शरीर में दो तरह का रक्त होता है, एक होता है लाल और एक होता है सफेद। लाल रक्त के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसको कि बोलते हैं आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। वो हमारा हीमोग्लोबिन वगैरह लेके जाता है, सारे जो हमारे शरीर के पार्ट से उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह सप्लाई करता है, तो इसलिए हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो एक तरह का सफेद रक्त कण होते हैं, इसका सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से होता है, ठीक है ना। व्हाइट सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के जो चौकीदार होते हैं, तो जो भी हमारे शरीर में जो भी गलत चीज एंट्री करेगी, उनको व्हाइट सेल्स के साथ लड़ना पड़ता है। अभी व्हाइट सेल्स तो आपके नॉर्मल काम तभी करेंगे जब आपका शरीर नॉर्मल रहेगा। लेकिन मान लीजिए, जैसे कि कुछ केसेस, जैसे कि आपको इन्वायरमेंटल हो गए, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, जैसे धूम्रपान हो गया, या आपके अल्कोहल हो गया, शराब हो गई, ये दौड़ धूप वाला लाइफस्टाइल हो गया, या आपकी पॉल्यूशन प्रदूषण वगैरह हो गए, कुछ केसेस में आपके जेनेटिक जो जीन्स होते हैं वो, तो ये सब चीजें अगर खराब हैं आपके आसपास, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स पे बहुत गहरा असर डालते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम हो जाती है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? आपकी हड्डियों में बनते हैं, अपेंडिक्स, फिर लिम्फ नोड्स जो शरीर के अंदर गठाने होती हैं, फिर आपकी तिल्ली, थाइमस जो कि गले में ग्रंथि होती है, इन सब में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर या बनते हैं। जैसे कि आरबीसीज जो होता है सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है, वैसे ही जो डब्ल्यूबीसीज या सफेद ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में मौजूद होते हैं। कहीं पे भी कोई डिफेक्ट या कहीं पे भी कोई खराबी दिखती है, तो उसको सही करने की कोशिश करते हैं, जो कि इन सब कारणों से
इनमें खराबी आ सकती है। तो अब अगर इनमें खराबी आ गई तो फिर हमारे पास रोमेटोइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, इन तरह की चीजें डेवलप हो सकती है, जो कि हमारे हार्ट पे, स्किन पे, आंखों पे, जोड़ों पे, इन सब पे असर डाल सकती है। तो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रॉपरली काम करना बहुत जरूरी है अगर हमें इन सब आर्थराइटिस और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर वगैरह बीमारियों से बचना है। यही यही मैं बोलूंगा, यही आपकी सावधानियां हैं जो कि आर्थराइटिस डेवलप होने को या तो रोक सकती है या डिले कर सकती है ना। तो हम धूम्रपान या अल्कोहल सेवन ना करें, ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह से बच के रहें, फिर अपने दौड़ धूप भरी लाइफ को थोड़ा सा शांत करें। जेनेटिक फैक्टर में तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम वो कर सकते हैं। इससे हम काफी हद तक इन चीजों को डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ही है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में खराब होता है। लेकिन जोड़ों को छोड़ के और भी बाकी जोड़ जोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन जोड़ों के अलावा भी बाकी स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे स्किन हो गए, या देखिए आप स्किन के ऊपर जो जहाँ पे जहाँ जहाँ धूप पड़ती है स्किन में, वहां वहां रैश हो गए हैं, ठीक है ना, इसको हम मालार रैश कहते हैं। फिर ये देखिए आपके गोल गोल चकत्ते, ये भी ल्यूपस का ही हिस्सा है। बहुत दिन तक कई लोग समझते हैं कि ये कुछ दाद हो गई है या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन ये असली में ल्यूपस होता है। कई लोग प्रेजेंट करते हैं जिनका कि हाथों की नसों में, हाथों की खून ले जाने वाली नसों में रुकावट हो जाती है, जिसको कि हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं। तो सर्दियों में या ठंडे पानी में उंगलियां डालते हैं, उनकी उंगलियां सफेद या नीली पड़ जाती हैं, जो कि अगर ढंग से इलाज ना किया जाए तो आगे चल के इनमें ऐसे अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि खून की कमी के कारण गैंग्रीन बन जाता है। ये देखिए इस उंगली में गैंग्रीन हो रही है। तो ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के ही लक्षण होते हैं, जो कि आर्थराइटिस से ही बहुत क्लोजली संबंधित होता है। अब ये देखिए मैं आपको आखिरी एक दो स्लाइड्स में आपको कुछ बताना चाहूंगा। पहली बात तो अपने जोड़ की देखभाल क्या कैसे करें। आर्थराइटिस के मरीजों में अगर मान लीजिए आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो कुछ छोटी छोटी सावधानियां जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप लाके अपने जोड़ों की अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। जैसे चायदानी, चाय सिंपल चीजें होंगी, जैसे चायदानी का इस्तेमाल करना। जनरली हम ऐसे एक हाथ से उठाते हैं चायदानी। अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप दोनों हाथ से उठाइए, एक हाथ हैंडल पे और एक हाथ उसकी तली पे रखिए। इससे आपके एक हाथ के जोड़ पे कम जोर पड़ेगा। कप जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं, कप को भी हम दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि एक हाथ का जोर जो है दोनों हाथों में बराबर बराबर बढ़ जाए। थालियों को ऊपर उठाना, ठीक है ना, जैसे ऐसे थाली उठाने के बदले हम ऐसे एक साथ बंडल बना के थाली उठा सकते हैं। आगे फिर से जोर जोर कम पड़ सकता है। घुटने में अगर प्रॉब्लम है तो हम कुछ वॉकर या छड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों को निचोड़ने में, जैसे हम कपड़े धोकर निचोड़ते हैं तो जनरली हम ऐसे निचोड़ते हैं, लेकिन जिनको आर्थराइटिस, जो जोड़ों में तकलीफ है, वो नल का सहारा लेके कपड़े निचोड़ सकते हैं। नल में कपड़े लपेटिए और दूसरे सिरे से उसको निचोड़िए, ये आसान तरीका होता है। नल नल में घूमने वाले टोटी के बदले आप ऊपर उठाने वाली टोटी लगाइए तो ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। थैले को उठाना, बाजार जाएंगे तो थैला ऐसा हम जनरली उठाते हैं, ऐसा ना उठाकर कंधों पे उठाइए, क्योंकि जैसे मैंने बताया रोमेटोइड आर्थराइटिस में आपके छोटे जोड़ों पे ज्यादा असर पड़ता है। तो कंधे फिर भी पड़ेगा, लेकिन बाद में असर पड़ता है कंधों पे, जब तक आप कंधे का इस्तेमाल करिए ये जोड़ आपके बचे रहेंगे हाथ के। मर्तबान को खोलने के लिए, अगेन ढक्कन को घुमाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए। वैसे ही टीन के डिब्बों को खोलने के लिए जो उसका ओपनर होता है वो दीवार में फिट फिट करवा सकते हैं, फिर दीवार में फिर ढक्कन खोलिए। ऐसे छोटे छोटे कई तरीके होते हैं जो कि हमें अपने जोड़ों को बचाने में मदद करते हैं। ये कुछ जो आपको जोड़ों की जो समस्याएं हैं, अगर आपको हैं, तो इस पे थोड़ा सा नियंत्रण तो आप पा ही सकते हैं। जैसे कि पहला है तनाव पर नियंत्रण करना, ये तो आपके हाथ में है। तो अपना योगा का सहारा ले सकते हैं आप, अपने सांसों की अपनी अनुलोम विलोम या प्राणायाम वगैरह, जिनसे कि तनाव कम होता है, वैसी वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर मध्यम कठिनाई वाले व्यायाम करें, मतलब कि अपने मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए जो व्यायाम होते हैं, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा आपने जिम चले गए, वजन उठा लिए बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा आपने भारी काम कर लिए, भारी वजन उठा लिए, ऐसा कुछ नहीं। एरोबिक्स है ना, और लचीलापन बढ़ाने वाले व्यायाम करें। एरोबिक्स करें जिसमें कि आपके कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होती है, जो कि आपके हार्ट के साथ साथ आपके जोड़ों को भी मजबूत करती है।
ये वाली एक्सरसाइज आप करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, जो कि आपके हाथ पैरों को, जोड़ों को, मसल्स को स्ट्रेच करके रखती है। नींद अच्छी तरह लें, कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लें आप, क्योंकि जब जितनी देर आप सोते हैं आपका शरीर आपको ये जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करने में लगाता है। तो इसलिए आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। खाने के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। खाना अच्छी तरह से लें आप, मतलब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना जिसको कि हम उत्तेजन नाशक आहार बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना जैसे मैंने आपको बताया अभी, गाजर हो गई, बैगन हो गए, मुनगा हो गया, ये सब जो है उत्तेजन नाशक फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आप खाएं खाने में। टमाटर, स्ट्रॉबेरीज, लीचीज, ये सब। वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वजन आप कम रखें, चाहे आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो चाहे रूमेटोइड आर्थराइटिस हो। वजन अगर आपका ज्यादा होगा तो जोड़ों का दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए 1 किलो भी अपना वजन बढ़ाते हैं तो आपकी तकलीफ पांच पांच गुना तक बढ़ सकती है, इतना आपको फर्क पड़ेगा। तो वजन मान लीजिए हाइट के हिसाब से देखिए, अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपका वजन आपकी हाइट 5 फुट है, तो उसके हिसाब से आपका वजन 50 किलो होना चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे करेंगे तो आपके जोड़ों पे एक तो कम जोर पड़ेगा, दूसरी बात जो इलाज कर रहे हैं, आप गठिया का इलाज जो कर रहे हैं उसका असर भी ज्यादा होता है। तो शराब, जैसे मैंने पहले बताया, शराब और धूम्रपान दोनों से ही बच के रहें, क्योंकि शराब का सीधा संबंध, धूम्रपान का सीधा संबंध आर्थराइटिस से है। क्योंकि शराब और जो धूम्रपान होता है वो आपके शरीर के जीन्स होते हैं, जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको पिछली स्लाइड में, जो कि उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें, और जेनेटिक फैक्टर्स उसमें खराबी सीधा पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण से आर्थराइटिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ये कुछ स्लाइड्स थी जो कि मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि स्लाइड्स से आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी, जो कि आपके काफी काम आ सकती है। अब आखिरी में मैं कुछ आपको गठिया के इलाज के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, गठिया का इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं होती हैं। गठिया का इलाज, क्योंकि अब में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गठिया सिर्फ दवाइयां लेने से या दवाइयां देने से ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है। गठिया का इलाज 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा हो गया आपके लाइफस्टाइल, कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं। दूसरा हो गया आपकी दवाइयाँ, जो कि नो डाउट आपके सूजन कम करने में काफी मददगार है। तीसरा हो गया व्यायाम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, व्यायाम करना और जोड़ों में लचीलापन लाना अति आवश्यक है गठिया के इलाज के लिए। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में तो मैंने आपको बताया कि ये सारा, आपको धूम्रपान शराब छोड़ना पड़ेगा, वजन अपना बराबर रखिए, खाने में आप हल्का खाना, सुपाच्य भोजन करिए, रेगुलर आप अपने आदतें अपनी रेगुलर करिए, खाने पीने का आदत रेगुलर रखिए। ये सब जो है आपके जीवन शैली के परिवर्तन हो गए। फिर दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं गठिया की दवाइयाँ, हालांकि हमारे पास हर जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं गठिया की नई नई दवाइयाँ हमारे पास आती जा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको भी इलाज अभी, कुछ इलाजों को छोड़ के बाकी सारे इलाज महंगे होते हैं। तो इसलिए क्या है कि अपन यही चाहेंगे कि जो अपने पास सबसे सस्ते इलाज अवेलेबल हैं वही आप अपनाएं, और प्लस जो बाकी दो कंपोनेंट हैं जो कि लाइफस्टाइल हो गया और कसरतें, ये भी आप बराबर करें, ताकि जो दवाइयां हैं उसको बढ़ाने की नौबत ना आए और उसको अपन कंटिन्यू कर सके। कोई गठिया जो आगे, जैसे स्पेशली रूमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, उसका इलाज आपका लंबा चलता है, कम से कम 2.5 से 3 या 5 साल तक इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में सिर्फ दवाइयां अगर आप खाएंगे तो दवाइयों के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। अ, दुनिया में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट्स के नाम से सभी घबराते हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि उसको साइड इफेक्ट हो। ठीक है ना? तो और दूसरी बात यह है कि गठिया का डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है। कोई, जैसे मैंने बताया आपको, गठिया करीब 150 प्रकार के होते हैं। हर प्रकार के गठिया का इलाज अलग अलग होता है। तो इसलिए सही प्रकार के गठिया को पकड़ना और उसका सही इलाज करना ही आपको आराम दिलवा सकता है, वरना आपका हो सकता है गठिया, उसके संबंधित कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद का इलाज ना करें इंटरनेट पढ़ पढ़ के। कई लोग जो होते हैं गूगल पढ़ पढ़ के अपना आधा अधूरा इलाज करते हैं, उनको फायदा भी, आधा इलाज करने से फायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उसके नुकसान और साइड इफेक्ट के संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए जोड़ों की तकलीफ कोई ऐसी आम समस्या नहीं है कि भाई जोड़ की तकलीफ हुई दर्द की गोली खा ली। वो सिर्फ 2 घंटे का आराम है, लेकिन आपके जो आर्थराइटिस से जो आपके जोड़ों को नुकसान हो रहा है वो रुक नहीं रहा है। वो रुकेगा तभी जब आप जो आर्थराइटिस की मेडिसिन खाएंगे प्रॉपर तरीके से, और जो व्यायाम और जो लाइफस्टाइल है उस पर अपनी अच्छी तरह से ध्यान देंगे। और आखिरी बात ये है कि इलाज हम शुरू कर देते हैं मरीज का, लेकिन बहुत सारे मरीज होते हैं जो कि दवाइयाँ रेगुलर नहीं खाते हैं, दवाइयाँ छोड़ छोड़ के खाते हैं, अ, अपना जीवन शैली मेंटेन नहीं करते हैं, वजन कम नहीं करते हैं, इनको कितना भी बोलो वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में फिर आपको फायदा होने की उम्मीद ना के बराबर रहती है। तो इसलिए आप अगर आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप डॉक्टर आपने जो जो कहा है डॉक्टर ने वो उसकी बात माने। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गठिया की, और ये भी नहीं है कि गठिया की दवाई आप एक बार शुरू होगी, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब गठिया की दवाई तो हमेशा चलती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप जो मैंने तरीके आपको टिप्स दिए हैं वो अगर आप फॉलो करते हैं तो गठिया जो है रिमिशन में जा सकता है, गठिया आपको परेशान नहीं करेगा। और हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको, अगर गठिया और आपके रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक रहे, आपके ऑब्वियस रहे, तो दवाइयाँ जो हैं आपकी कम करते करते धीरे धीरे बंद भी हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको कड़ी दिनचर्या अपनी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको आर्थराइटिस के बारे में दिया है, जो कि मुझे लगा कि आपके हिसाब से जरूरी होना चाहिए। तो इसके साथ मैं अपना परिचर्चा खत्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मेरी मीटिंग अटेंड करी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा। और आपको जो भी अपने क्वेश्चन पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिए हैं, अगर आप हाँ बोले हाँ, तो मैं एक एक करके रीड करके आपको बोलूँ क्वेश्चन क्या, नहीं नहीं अगर नहीं, आप बोलें तो। मैं कर दूंगा। अच्छा, जी। जैसे मिस्टर आलोक श्रीवास्तव ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द लाइफ स्टाइल इन मैनेजिंग आर्थराइटिस। तो आलोक जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा ये, क्योंकि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और दवाइयाँ तो और कसरतें करना आपके आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपने पूछा जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहा है, उसका समाधान क्या है। देखिए, आर्थराइटिस में जॉइंट पेन कम ज़्यादा होता रहता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आ गया, जैसे आप बीमार पड़ गए, या आप अल्कोहल ले लिया, या ऐसा ऐसा ऐसी कुछ चीज हुई, हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाए, तो उसको आप जाके दिखाइए अपने, मतलब ऐसे मेरा तो सलाह ये रहेगी कि आप अपने मन से कुछ उपचार ना करें उसका, क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। यूरिक एसिड का पूछा है धर्मेंद्र जी ने कि 8 का यूरिक एसिड रहता है। तो यूरिक एसिड का भी मैंने आपको बताया है कि इसमें डाइट जो है, प्रोटीन वाली डाइट आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिसमें कि दालें, सब्जियां, लाल मांस, ये सब जो आता है। और कुछ यूरिक एसिड जो है निकालने वाली मेडिसिन होती हैं, वो भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लेनी पड़ती है, डोज का ज्यादा करना है, कम कम करना है। अ, रस्तोगी जी ने पूछा है ऑस्टियोआर्थराइटिस उनको 15 साल से है, कंट्रोल में है, बट आई ऑलवेज फील फीवरिश, बुखार जैसा उनको लगता है, बिटर टेस्ट लगता है। तो ये देखिए, कुछ इंडिकेट तो कुछ भी नहीं करता है, हो सकता है कि जो आप उसके लिए दवाई वगैरह जो ले रहे हो सकता है कि ये उसके कारण हो, या वरना टेस्ट और आर्थराइटिस का आपस में ज्यादा कोई संबंध नहीं। सोरियाटिक आर्थराइटिस का क्वेश्चन पूछा है मिस्टर महेश मालविया जी ने। देखिए, सोरियाटिक आर्थराइटिस का जो है जो कंट्रोल होता है वो सोरियासिस के कंट्रोल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी सोरियासिस अच्छी तरह से कंट्रोल है, लेकिन इसमें आपको सोरियासिस के साथ साथ जो है गठिया की भी दवाई लेनी पड़ती है, तो वो एग्जामिन करके ही आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी दवाई कब, कैसे और कहाँ लेनी। अ,
हाँ, जैसे मैं ये दीक्षिता त्रिवेदी जी ने पूछा है बच्ची के बारे में। जैसे मैंने बताया बच्चों में भी गठिया होता है ये, लेकिन ये बिना एग्जामिनेशन करे नहीं पता लग सकता अपन को, तो उसका जांच करना जरूरी रहता है। डाइट का उषा जी ने पूछा है, ये तो मैंने जवाब दे ही दिया है। शोल्डर्स में काफी दिनों से बहुत पेन है, मैंने पेन किलर लिए। सब स्पर्श चौधरी जी, इन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई है, क्या उम्र है इनकी, क्योंकि हो सकता है इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जिसके लिए इनको पेन किलर से ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ेंगी और कुछ कसरतें भी इनको करनी पड़ेंगी। अ, राजकुमार जी ने वही पूछा, क्या ये रोग कभी खत्म नहीं होगा, मैंने पिछले 5 सालों से दवाई खा रहे हूँ। देखिए दवाई जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि आपको फैमिली में है कि नहीं प्रॉब्लम। अगर फैमिली में है तो हो सकता है कि आपको हमेशा ही इलाज करना पड़े। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज अगर आपकी रेगुलर है तो हो सकता है दवाइयां आगे चल के बंद भी हो सकती है। बायोलॉजिकल थेरेपी जो उन्होंने पूछा, जैसे मैंने मतलब आखिरी उसमें बताया आपने कि कई थेरेपीज आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन वो काफी महंगी पड़ती हैं। बायोलॉजिकल थेरेपी वैसे आर्थराइटिस के लिए आजकल सबसे अच्छी और सबसे उचित थेरेपी मानी जाती है। अगर आप चाहें तो ये थेरेपी हो सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए इसको। अच्छा, गठिया रोग वाले पेशेंट में भी कोरोना का तो अभी तो गठिया से कोई ज्यादा संबंध निकला नहीं है। मैं ल्यूपस की पेशेंट हूँ। देखिए विजेता जी, आपने ल्यूपस के बारे में पूछा है। ल्यूपस देखिए, पहली बात तो क्या है, ल्यूपस जो है वो जिंदगी भर आपको इलाज करना पड़ेगा। उसका ल्यूपस का इलाज लाइफ लॉन्ग चलता है। और धूप में जाने की जहाँ की बात है, वो फोटो सेंसिटिविटी तो उसमें होती है। तो अब आप थोड़ा सा भी धूप में जाएंगे तो आपको कालापन आएगा चमड़ी में। इसके लिए आप सनस्क्रीन जिसका कि एसपीएफ अराउंड 50 होता है वो यूज कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार लगाइए इसको, सर धूप में नहीं भी जा रही है तो भी लगाइए उसको। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अजय सुराना जी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, एडलिलुमैब ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इंजेक्शन देखिए, HLA-B27 जो वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो HLA-B27 अगर आपका पॉजिटिव है तो दैट उसका मतलब है कि आपको जेनेटिक रूप से खराबी है। तो जेनेटिक रूप से खराबी में अगर आप बायोलॉजिकल ले रहे हैं तो हो सकता है कि जीन्स आपका 1-1.5 साल में, 2 साल में दब जाए। तो उसके बाद हो सकता है फिर आपको 8-10 साल, 15 साल या लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम ही ना है। लेकिन जीन्स कब दबता है ये आपका डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी का इन्होंने पूछा है कौस्तुभा शर्मा जी ने, कैल्शियम की ज्यादा कमी होने से जोड़ों की बीमारी हो सकती है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम की कमी से जोड़ों की बीमारी नहीं होती है। गठिया ज्यादा जानलेवा और हो गया, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये अभिषेक पाटिल जी ने पूछा है, पटेल जी ने। गठिया बिल्कुल जानलेवा होता है अगर उसका इलाज न किया जाए तो। बच्चों में भी काफी हद तक ये डेंजरस होता है। अ, हाँ, ये पटेल जी, विमला पटेल जी ने पूछा है नेक जॉइंट के बारे में। हाँ जी बिल्कुल होता है नेक जॉइंट के बारे में, गर्दन का जोड़ खराब होता है। जैसे मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें गर्दन के जोड़ में भी तकलीफ थी। फिर ड्रग के बारे में पूछा ओम प्रकाश जी ने, तो वो तो आपको डॉक्टर देख के ही बता पाएगा कि आपको कौन सा ड्रग लेना है। मेन रीजन फॉर आर्थराइटिस अभी हमें कुछ नहीं मालूम है। गौर जी, दिनेश गौर जी ने पूछा है आर्थराइटिस का मेन रीजन किसी को नहीं मालूम है। जेनेटिकली जो ही जोता है या कोई, अभी बहुत सारे रीजन होते हैं लेकिन सब अभी कंफर्म रीजन कुछ भी नहीं है। डिफरेंट ल्यूपस के नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, सविता जी ने पूछा है ये। ल्यूपस में अगेन, ल्यूपस एक बहुत वेरिड जिसको कहना चाहिए डिजीज होती है। इसमें जोड़ों के दर्द से लेके आपको चमड़ी तक कुछ भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। वैसे कुछ फिक्स प्रेजेंटेशन नहीं होता इसका। हाँ, ल्यूपस भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। फिर अनुपमा जी ने पूछा है गठिया मरीज को क्या सलाह देना चाहिए। इतनी देर से मैं सलाह ही तो दे रहा हूँ अनुपमा जी, ये सलाहें जो हैं, यही सलाहें जो हैं अपने आपको गठिया रोग से बचा के रख सकती हैं। ये सलाहें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंस होता है ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। योगिता शर्मा जी ने पूछा है
एक्सरसाइज का गठिया रोग में बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप मांसपेशियों की एरोबिक्स एक्सरसाइज होती हैं या हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती हैं, बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है, इसके चलते आप ये देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये वाली देखिए, स्लाइड देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये जो स्लाइड है इसमें दिखाया है कि आपका जो एक सेकंड, ये देखिए, ये दिखाया है आपको व्यायाम के बारे में। आप देखें, कम कठिनाई वाले व्यायाम जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जो कि मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं। ओके, जिसमें कि आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस, जिससे लचीलापन बढ़े जोड़ों का। रोज कई घंटे व्यायाम करने की जरूरत नहीं, बस अपनी क्षमता अनुसार व्यायाम करें, ये आपके लिए काफी है। हाँ जी, 6 ईयर के ये प्रवीणा संघवी जी ने पूछा है। गठिया 6 ईयर के बच्चों को में भी होता है, जो मैं बताया कि इसलिए कोई भी उम्र इससे बची नहीं है, हर उम्र में होता है। यहाँ तक कि 2 साल के बच्चे में भी होता है गठिया, लेकिन बस ये है कि गठिया का टाइप चेंज होता है, उसको हम जुविनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो रोमेटोइड आर्थराइटिस बच्चों में भी हो सकता है, जिसको हम जुविनाइल रोमेटोइड आर्थराइटिस बोलेंगे या जुविनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बोलेंगे। तो इनका जो है मैनेजमेंट सेम रहता है, मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं आता। बस जो बच्चों के जो डोज हैं वो अलग हो जाती हैं दवाइयों की, और जो बाकी दिनचर्या और व्यायाम का जो मैंने बताया है वो कंट्रोल सेम रहता है। सर क्वेश्चंस हो गए सारे, जो क्वेश्चंस थे वो सारे सारे क्वेश्चंस हो गए ऑलमोस्ट सर। हाँ हाँ, अच्छा, जी 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 सर। ठीक है। तो लास्ट में मैं आप सभी कार्यक्रम से जुड़े लोगों को धन्यवाद देता हूँ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आगे भी हम आप लोगों से इसी तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर अपूर्व खरे सर को संडे के दिन अपना अमूल्य समय देने के लिए। आपने सर काफी सहजता और सरलता से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस थे वो काफी लाभान्वित हुए होंगे प्रोग्राम के माध्यम से। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू लोकेल। मुझे भी ये उम्मीद है कि जो मैंने कुछ छोटी टिप्स दी हैं आर्थराइटिस के बारे में, वो जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए काफी मददगार, काफी हेल्पफुल रही होंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी ओके। मच सर, थैंक यू।